हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमिज नेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। हम लोगों की यूनिट सेकंड चल रही है, हम लोग सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा कल का जो टॉपिक था हमारा यूनिट सेकंड का पार्ट बी पूरा समाप्त हो गया है और उसका जो क्वेश्चंस था, उसके जो क्वेश्चंस थे वो भी हमने करवा दिए हैं। पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, अब हमको हमारा जो सेकेंड यूनिट का पार्ट सी पढ़ना है, ठीक है। पार्ट सेकेंड यूनिट सेकंड पढ़ना है, उसका पार्ट सी पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। तो जैसे आपको सिलेबस सेकंड यूनिट में है आपका शिक्षा का इतिहास, राजनीति एवं अर्थशास्त्र, ठीक है। और इसमें हम लोगों को पढ़ना है अर्थशास्त्र। तो हम लोग इतिहास पढ़ चुके हैं, राजनीति हम लोगों को भी पढ़ना है, पॉलिसी से रिलेटेड इतिहास भी पढ़ चुके हैं, राजनीति एवं अर्थशास्त्र, ये 3 चीज़ें हैं इसमें। तो आज हमको पढ़ना है, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेकेंड यूनिट में था हमारा क्या कि हिस्ट्री, एजुकेशन की हिस्ट्री क्या है, ठीक है। क्या किस तरीके की एजुकेशन होती थी, वैदिक काल में कैसी थी, इसके बाद बौद्धिक काल में कैसी हुई, जो मुस्लिम काल आया उसमें ब्रिटिश शासन काल में, तो जो हिस्ट्री पढ़ी। इसके बाद इसमें शिक्षा से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाई गई, समितियाँ बनाई गई, कमीशन बनाए गए एंड कमेटीज़ बनाई गई। तो इनको पढ़ा हमने कि इनसे शिक्षा में किस तरीके से सुधार हुआ। अब हमको पढ़ना है अर्थशास्त्र, शिक्षा में के अर्थशास्त्र की संकल्पना, जो हमारे टॉपिक में अब दिया हुआ है शिक्षा के अर्थशास्त्र की संकल्पना। हम लोगों को पार्ट सी पढ़ना है, इसमें है आपका शिक्षा के अर्थशास्त्र की संकल्पना। शिक्षा के अर्थशास्त्र की संकल्पना, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमको देखिए, पहले अर्थशास्त्र जो है अलग विषय है, ठीक है। राजनीति शास्त्र अलग विषय है, ठीक है। इसके बाद जो इतिहास है ये अलग विषय है, हिस्ट्री अलग है, पॉलिटिकल अलग है और इकोनॉमिक्स अलग है। लेकिन इनको हमको किसमें, एजुकेशन में पढ़ना है। तो हमको एजुकेशन से जोड़ के पढ़ना है इन तीनों को, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो एजुकेशन हो या वो इकोनॉमिक्स। तो इनको हम इन तीनों सब्जेक्ट्स को अपने एजुकेशन सब्जेक्ट में जोड़ के पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी अर्थशास्त्र की संकल्पना। तो अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र में हम क्या सीखते हैं, जो हमारे पास पैसा है हमको वहाँ किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, पैसे का सही उपयोग कैसे करना है, कहाँ हमको पैसा लगाना चाहिए जिससे हमको क्या ज़्यादा से ज़्यादा हमको उसको लाभ मिल सके। तो अर्थशास्त्र में यही सब होता है कि पैसे का सही तरीके से नियोजन करना। अब हमको इसमें शैक्षिक रूप से पढ़ना है। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आपका है, इसमें शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण, ठीक है। तो आपका सबसे पहले शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण, ये टॉपिक है। जैसे एजुकेशन में यहाँ पे अर्थशास्त्र से क्या रिलेटेड है कि यदि हम कोई भी पैसा, कोई भी सामान हम खरीदते हैं तो उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो हम ऐसी चीज़ों को खरीदें, अपना पैसा इस जगह लगाएं जिससे उसका पैसा हमारा दुगना हो सके या मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें धन कमा सकें। तो अर्थशास्त्र का यही मतलब होता है कि जो हमारे पास पैसा है, जो हमने पूंजी इकट्ठी की है, उसका सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करना, कि हमको अपने पैसे को कहाँ पर लगाना है, किस तरीके से उसका यूज करना है। तो पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है, जो हमारी पूंजी होती है, ठीक है, जो हमारी पूंजी होती है। जैसे लेकिन अब क्या था, पहले हम लोग क्या था कि जो शिक्षा पे हमारा ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं होता था, लेकिन अब हम लोग ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी शिक्षा पे करते हैं। जिससे क्या होता है, क्यों करते हैं, तो हम जो शिक्षा पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्यों करते हैं, एक बहुत अपनी जो पूंजी होती है, हमारी जीवन की कमाई का बहुत ज़्यादा भाग अपनी शिक्षा पे देते हैं। लेकिन क्यों देते हैं, उससे जो हमको बाद में उसका जो उत्पादन मिलता है, जो बाद में हमको उसका लाभ मिलता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। इसीलिए जैसे कोई भी व्यक्ति होता है अपने बच्चों को पढ़ाता है, यदि वो डॉक्टर बनवाता है तो उसको 20 से 25 लाख रुपए या 30 लाख रुपए अपने बच्चे पे लगाने होते हैं। इसके बाद कहीं जाके वो डॉक्टर बनता है, फिर उसको उसका लाभ मिलता है, तो धीरे धीरे उसका लाभ मिलता है। तो शिक्षा, इसी प्रणाली को हमको यहाँ पे पढ़ना है कि हम अपने शिक्षा पे किस तरीके से पैसा खर्च करते हैं, फिर उसका किस तरीके से हमको प्रभाव मिलता है, किस तरीके से हमको लाभ मिलता है। तो हमको इसी को अर्थशास्त्रीय शिक्षा कहा गया है। क्योंकि जैसे हम और कहीं पे भी पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि उद्योगों में, जैसे कोई सी उद्योग करते हैं तो हम पहले अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं, कोई भी शॉप खोलते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पे अर्थशास्त्रीय प्रक्रिया क्या होती है कि हमने कितना पैसा लगाया, फिर हमको कितना लाभ मिला या नहीं मिला, तो किन कारणों से नहीं मिला, फिर उन चीज़ों को देखते हैं। तो हमारा पैसा, हमको उसमें हानि हुई या लाभ हुई, तो यही आपका अर्थशास्त्रीय प्रक्रिया होती है। लेकिन यहाँ पे हमको केवल और केवल एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ना है।
तो बच्चे को क्या होता है कि एक हमारी इसमें क्या होती है, एक हमारी बहुत बड़ी उम्र भी जाती है और बहुत सारा हमारा पैसा भी जाता है। जैसे कोई व्यक्ति कोई भी बालक होता है 1 से लेके हायर एजुकेशन तक का जो शिक्षा लेता है उसमें कितना पैसा लगता है। पहले हम लोग 1 से लेके 10 तक पढ़ाई करते हैं, इसके बाद 12 करते हैं, इसके बाद जो ग्रेजुएशन करते हैं, फिर इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, फिर कोई डिग्री करते हैं या डिप्लोमा करते हैं, ठीक है। ये हमारी नॉर्मल एजुकेशन होती है। इसके बाद कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, इसमें हमारा कितना पैसा लगता है। तो इसी में शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण यहाँ पे यही है कि हमने अपनी शिक्षा में कितना लगाया। जैसे कोई इंजीनियर हुआ, ठीक है, इंजीनियर बना या कोई डॉक्टर बना, ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान लो 20 से 25 लाख रुपए लगाया। अब लागत तो ये हुई, ये क्या हुई, ये लागत हुई, ठीक है। यही लागत है कि जो यहाँ पे जो डॉक्टर बनेगा ये इसकी उम्र मान लो 30 वर्ष, ठीक है, 30 से 35 वर्ष। जो व्यक्ति डॉक्टरी की पूरी पढ़ाई करेगा वो 30 से 35 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 20 से 25 लाख या 30 लाख रुपए लगाया, तो एक बहुत बड़ी रकम लगाई हमने, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। यहाँ पे हमने 20 से 25 लाख लगाए। इसके बाद वो व्यक्ति इंजीनियर बनता है या डॉक्टर बनता है या कोई और अन्य कोई बिजनेस करता है, ठीक है। इसके बाद ये क्या हुई आपकी, ये लागत हुई। फिर लाभ विश्लेषण, ठीक है। इसके बाद जब हम डॉक्टर बन जाएंगे, ठीक है, डॉक्टर बन जाएंगे तो हमको यहाँ पे कितना पैसा निकलता है, ठीक है। यदि जैसे हमने 20-25 लाख लगाया, जब हमारे 20 से 25 लाख रुपए हमको मिल जाएंगे तो ये क्या हमारी लागत निकली, ठीक है। तो ये हमारी लागत निकली। इसके बाद जो हमको प्रॉफिट होगी, इसके बाद हमको जो प्रॉफिट होगी, एक डॉक्टर जब हो जाएगा तो क्या एक बार में 1 लाख रुपए ही आ जाते हैं, हाँ, या करोड़ों रुपए मिलते हैं हमको। तो जो फिर हमारी प्रॉफिट होगी इसी को लागत लाभ विश्लेषण कहते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट इतना किया था लेकिन हमको इसमें लाभ कितना अधिक हुआ, तो इसी को लागत लाभ विश्लेषण, शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण की प्रक्रिया, इसी को कहते हैं कि शिक्षा में हमको इन्वेस्टमेंट करना है, शिक्षा में हमको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है और हमको उसका कितना लाभ मिलेगा। तो जो हम अपने पढ़ाई पे खर्चा करते हैं, एक छोटे से लेके जो बच्चा UKG से LKG से लेके जो हम पढ़ाई की प्रक्रिया अपनी जारी रखते हैं, तो उसमें हम शिक्षा में कितना पैसा लगाते हैं तो उसी को लागत बोलते हैं। और इसके बाद पढ़ने के बाद फिर हमको जो लाभ होता है उसी को लाभ बोलते हैं। तो इसी को कहते हैं शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण। शिक्षा में हमने शुरुआत से लेके कितना पैसा लगाया, इसके बाद हमको कितना लाभ हुआ। जैसे क्या होता है आजकल जो कोचिंग सेंटर जो शिक्षा थी पहले हमारी क्या थी, व्यावसायिक रूप में नहीं होती थी, इसीलिए हमने अब लेकिन जो शिक्षा है वो व्यावसायिक रूप दे दिया गया है, इसीलिए इसमें आपका अर्थशास्त्रीय शिक्षा को जोड़ दिया गया है, ठीक है। पहले क्या था कि शिक्षा थी, वैदिक काल में शिक्षा कैसी थी, फ्री में करवाते थे, उनसे कोई केवल भिक्षा मांग कर लाते थे और उससे अपना जीवन यापन करते थे। जो शिक्षा थी गुरु फ्री में देते थे, उनको अलग से कोई हमको शिक्षा के लिए धन नहीं देना पड़ता था। तो लेकिन तब इसका कोई मुख्य वो नहीं था, लेकिन अब हमारी जो शिक्षा है वो व्यावसायिक बन गई है। जब व्यावसायिक शिक्षा बन गई है तो इसमें आपकी शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण आ गया है। यदि जैसे हम लोग क्या है, हम लोग UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, हमारा JRF निकल जाएगा, तो अभी तक हमने कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया बताइए। अभी तक हमने MA किया, BEd किया, MEd किया और भी डिग्री कई लोग किए हैं, तो कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया। इसके बाद हमारा नेट हो जाएगा, JRF हो जाएगा, फिर हमको जो स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है, JRF होने के बाद जो स्कॉलरशिप मिल जाएगा, या हम जॉब में आ जाएंगे, हमको जो उसका जो जॉब में हमको जो उसकी वो मिलेगी, सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो वो क्या होगी कि हमने कितना पैसा लगाया और कितना हमको मिल रहा है, इनकम कितनी मिल रही है, तो यही हमारा शिक्षा का लागत लाभ विश्लेषण होता है, ठीक है। तो ठीक है, इसमें हमने आपका पढ़ा लागत लाभ विश्लेषण, ठीक है। इसके बाद इसमें आता है आपका लागत प्रभावी विश्लेषण। इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन आपको पढ़ना है। तो पहले हम यहाँ पे पढ़ाते हैं आपको लागत लाभ विश्लेषण, लागत प्रभावी विश्लेषण, ठीक है। अर्थशास्त्र में हम ये अध्ययन करते हैं कि हम कम से कम पैसा इन्वेस्ट करें और हमको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लाभ हो, ठीक है, यही विश्लेषण करते हैं। तो यहाँ पे हमको शिक्षा में यही चीज़ को करना है कि हमको शिक्षा में कम से कम पैसा वेस्ट करना पड़े और हमको जो शिक्षा हो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके। तो यहाँ पर हमने पढ़ा लागत लाभ विश्लेषण। तो जो हमने पैसा लगाया शिक्षा पर जो पैसा लगाया, इसके बाद जो हम शिक्षा लेने के बाद जो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने,
क्या इनकम हुई। ठीक है, हमने यदि 20 लाख लगाया था, ठीक है, 20 लाख रुपए लगाया था, इसके बाद हमको डॉक्टर बनने के बाद 40 लाख रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, 40 लाख रुपए हमने कमा लिए, तो हमारी कितनी 20 लाख रुपए की हमको फायदा हुई। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, लागत प्रभावी विश्लेषण। ठीक है, लागत प्रभावी विश्लेषण, जैसे हमने जो पैसा लगा रहे हैं, मान लो हम 100 रुपये लगा रहे हैं किसी में, ठीक है, तो हम ये अंदाजा लगाते हैं कि हमको इसमें कितना फायदा होगा, ये चीज़ को मानना। जैसे 100 रुपये लगा रहे हैं तो हम सोचेंगे इसमें हमको 200 रुपये की फायदा होनी चाहिए, लेकिन लागत प्रभावी विश्लेषण इस तरीके से हम बनाते हैं कि हमको 200 रुपये की फायदा होनी चाहिए, लेकिन ये क्या नापना, ये कोई ये कर सकता है, ये नापना बहुत ही कठिन कार्य है। जैसे कोई भी हम नीति बना रहे हैं या पॉलिसी बना रहे हैं या हम कोई योजना बना रहे हैं, जैसे हमने कोई पॉलिसी बनाई, तो क्या हम उस पर हमने मान लो कोई पॉलिसी बनाई और उसमें 1000 रुपये खर्चा कर दिया, तो क्या हमको पता है कि वो पॉलिसी सही होगी? उसके प्रभाव को मापना, उसके प्रभाव की व्याख्या करना। ठीक है, हमको पता, लेकिन जैसे यदि उस पॉलिसी में हमको मान लो 1000 रुपये की बनाई, तो हमको पता है कि उसमें हमको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। यदि उसमें फ़ायदा होगा तो ठीक है, मान लो 10,000 रुपये हमको उससे मिल गए। यदि उसमें नुकसान हुआ तो क्या होगा कि जो 1000 रुपये थी इसमें भी घाटा हो गया। तो लागत प्रभावी विश्लेषण, इसमें हमको नई नई चीज़ों की नीतियाँ जैसे हमने जो बनाई उनकी व्याख्या करना कि जो हम पॉलिसी बना रहे हैं। जैसे हम शिक्षा में कोई, मान लीजिए हमने शिक्षा पे व्यय किया, जैसे ठीक है हमने किसी पे 10 लाख रुपए लगा दिया इंजीनियर बनाने के लिए, लेकिन वो इंजीनियर नहीं बनता, तो क्या हम पहले जब हम 10 लाख रुपए लगा रहे हैं तो क्या हमको पता है कि वो इंजीनियर बन ही जाएगा? बताइए। जैसे इसी को कहते हैं लागत प्रभावी विश्लेषण। जब हम पैसा लगा रहे हैं, ये मान लो हमने 100 रुपये लगाया, 1000 रुपये लगाया, 10 लाख रुपए लगाया या किसी को डॉक्टर बनाने के लिए, हमने पहले सोच लिया कि हमको इसको डॉक्टर बनाना है। क्या 10 लाख रुपए लगाने के बाद वो डॉक्टर बन जाएगा? ये बात हम पहले बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। तो यही है आपका लागत प्रभावी विश्लेषण। हम इस चीज़ों को नहीं बता सकते हैं। जो 10 लाख रुपए हम लगा रहे हैं किसी को डॉक्टर बनाने के लिए, वो नहीं बता सकते। ये हमको तभी पता चलेगा जब वो बन जाएगा, जब वो डॉक्टर बन जाएगा तभी हमको पता चलेगा कि हमने इसमें 10 लाख रुपए लगाए थे और ये डॉक्टर बन गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या है कि जो हम चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बस यही होता है कि लागत प्रभावी विश्लेषण में यहाँ पर हम जो शिक्षा से संबंधित हमारी ज़रूरतें होती हैं, शिक्षा से संबंधित जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं, उनके लिए मानदंड प्रस्तुत करता है, मानदंड प्रस्तुत करता है लागत प्रभावी विश्लेषण में। यहाँ पे क्या होता है कि हम लागत लगाते हैं और जो लाभ मिलता है उसको लागत लाभ विश्लेषण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे लागत प्रभावी विश्लेषण, ठीक है, तो हमारा जो हमारे सामाजिक व्यवहारिक जीवन से जो हमको जो हमारे व्यवहारिक जीवन से जो चीज़ें जुड़ी होती हैं, जैसे कोई भी चीज़ को प्रभावी बनाने के लिए कम से कम हम पैसा इन्वेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमको लाभ मिल सके, उसमें जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, उन्हीं की पूर्ति के लिए ये लागत प्रभावी विश्लेषण होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। पहला आपका होता है लागत लाभ विश्लेषण। शिक्षा में हम कितना अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे इसीलिए आपके ये कॉन्सेप्ट जो आपके अर्थशास्त्रीय शिक्षा आपके यूनिट इसमें रखा गया है, नया यूनिट है, ये नया सिलेबस में जुड़ा हुआ है आपके, पहले आपके इस सिलेबस में नहीं था। इसके क्वेश्चंस भी कई आए हैं, तो इसके क्वेश्चंस भी हम आगे करवा देंगे। और ये यूनिट ज़्यादा टफ भी नहीं है, ज़्यादा पहले देखने में लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे यही है कि सबसे पहले होता है कि शिक्षा में हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे हमसे कितना लाभ मिल रहा है। ठीक है, एजुकेशन पे हम क्यों इन्वेस्ट करें, इसीलिए पहले कोई इन्वेस्ट नहीं करता था। लेकिन अब आज की पोजीशन क्या है कि यदि एक व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा है, तो 100 रुपये कमा रहा है, तो कम से कम वो अपने इनकम का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च करेगा ही करेगा, जो नॉर्मल व्यक्ति है। ठीक है, जो मिडिल क्लास का व्यक्ति है वो भी करेगा, लेकिन जो ज़्यादा से जो अच्छा क्लास का व्यक्ति है, अपर क्लास का व्यक्ति है, वो तो कम से कम 50 से 60% भी शिक्षा पर अपने बच्चे का खर्च करेगा। तो यही क्या होता है कि जब हमने अपने जो कमाई का, पूरे जीवन की कमाई का, जैसे क्या होती है पूरी शिक्षा आपकी आधी उम्र तक तो चलती ही है, 30 से 35 वर्ष तक आपकी जो शिक्षा चलती है, उसमें आपके जीवन की कमाई का या आपके माता पिता की जीवन की कमाई का कितना पैसा खर्च हो जाता है, कितना पैसा खर्च हो जाता है, तो उसी को कहते हैं हम लागत। ठीक है, जब इसके बाद वो क्यों लगाते हैं, माता पिता हमको क्यों पढ़ाते हैं, वो चाहते हैं कि बच्चा पढ़ के इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा या टीचर्स बनेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो जानते हैं कि पढ़ने के बाद हमको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, इसीलिए वो अपना इतना सारा पैसा आपके पढ़ाई पे लगाते हैं। तो ये लागत लगाते हैं, इसके बाद जो हमको लाभ मिलता है, बच्चा पढ़ने के बाद टीचर बनता है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, उसी को लाभ कहते हैं। तो लागत लाभ विश्लेषण हो गया और लागत प्रभावी विश्लेषण।
ठीक है। लागत प्रभावी विश्लेषण, जब हम कोई पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें क्या केवल व्यक्ति डॉक्टर ही नहीं बनता है, इसके साथ साथ ये डॉक्टर या इंजीनियर ही नहीं बनता है, पैसा ही नहीं कमाता, इसके साथ साथ हमको बहुत सारे हमारे व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होते हैं, व्यक्ति में बहुत सारे गुणों का विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है व्यक्ति का। क्या केवल शिक्षा के बाद क्या होता है कि जो एक शिक्षित व्यक्ति होता है उसका समाज में रहने योग्य भी वो बनता है, कि सामाजिक स्तर भी अच्छा होता है, सामाजिक दृष्टि से उस जो व्यक्ति होता है वो समाज तो अच्छा होता ही होता है, जब समाज अच्छा होगा तो हमारे राष्ट्र का निर्माण भी अच्छा होगा। यानी इसका जो लागत प्रभावी विश्लेषण से हमारा मतलब है कि जो वर्तमान और भविष्य के लिए हम जो अपनी योजनाएं बनाते हैं वो किसके माध्यम से, लागत प्रभावी विश्लेषण के द्वारा ही बनाते हैं। यहाँ पर तो क्या हुआ कि हमने पैसा इन्वेस्टमेंट किया और सीधा यहाँ पे हमको इसका लाभ मिल गया, ये चीज़ें हुई। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमने यहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट किया था और यहाँ पे जो इसका लाभ मिला, ठीक है, इसके बीच में हमको कितनी चीज़ें देखने को मिली, कितनी चीज़ें सीखने को मिली, हम बहुत सी चीज़ों से गुजरते, हमारे सामाजिक विकास होता है शिक्षा के माध्यम से, हमारा जो पूरा संपूर्ण विकास होता है, इसी को कहते हैं लागत प्रभावी विश्लेषण। मतलब जो हमने लागत लगाई उसका बहुत अच्छे से प्रभाव मिला, हमको बहुत अच्छे से लाभ मिला, उसके साथ साथ पैसा के साथ साथ पैसा तो मिला ही मिला, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला कि हमको जो लागत लगाई यहाँ पे हमको केवल पैसा मिला, पैसा तो मिला ही मिला, इसके साथ साथ हमको सामाजिक स्तर हमारा अच्छा हुआ, ठीक है, हम एक सामाजिक व्यक्ति बने और हमको आदर्श जो हमारे मूल्य हुए, मूल्य भी मिले हमको। एक व्यक्ति कैसे सीखता है, हम मतलब सभ्य हुए, ठीक है, सब हमारे विचारों में सभ्यता आई, विचार हमारे क्या हुए, नवीनता आई। तो क्या हुआ कि जो शिक्षा के माध्यम से एक व्यक्ति का जो विकास होता है, चहुमुखी विकास होता है, हमको वो चीज़ें भी मिली। तो हमारा जो सामाजिक व्यवहारिक जीवन है, जो हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन आया, कि व्यक्ति जब शिक्षित हो जाता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो वही चीज़ है कि लागत प्रभावी विश्लेषण, ठीक है। तो यहाँ पे लागत लाभ विश्लेषण आप ये समझ गए होंगे कि लागत लाभ विश्लेषण क्या होता है कि, और अर्थशास्त्र की संकल्पना क्या है कि अर्थशास्त्र सीधा सीधा वही होता है कि हम अपने पैसे का हमको किस तरीके से उपयोग करना है, अर्थशास्त्र ये होता है। लेकिन शिक्षा में किस तरीके से उपयोग करना है, क्यों लगाना है हमको, तो ये सब कि हम शिक्षा में कितना पैसा लगाते हैं और हमको उसमें किस तरीके से लाभ मिलता है, तो हमको इसमें ये पढ़ना है इस यूनिट पे। अभी तक हम केवल पॉलिसीज़ बना रहे थे, ठीक है, पॉलिसी बना रहे थे और समितियाँ बनाई, फिर पॉलिसीज़ कैसे बनाई, पहले हम शिक्षा के क्षेत्र में हमको सारी चीज़ें आपके शिक्षा से रिलेटेड ही पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है संकेतन सिद्धांत, संकेतन सिद्धांत। दूसरा पढ़ना है आपको मानव पूंजी सिद्धांत, मानव पूंजी सिद्धांत, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। और इनका तुलनात्मक अध्ययन भी पढ़ना है, ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन भी कि मानव पूंजी सिद्धांत क्या होता है और संकेतन सिद्धांत क्या होता है, ठीक है, ठीक है। तो हमको दो आपके सिद्धांत पढ़ने, एक पढ़ना है संकेतन सिद्धांत, दूसरा पढ़ना है मानव पूंजी सिद्धांत। इसको कहते हैं सिग्नलिंग थ्योरी और इसको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। तो पहले हम आपका ये पढ़ते हैं, ठीक है, मानव पूंजी सिद्धांत। मानव पूंजी सिद्धांत क्या होता है कि मानव पूंजी, इससे हुआ मनुष्य और इसकी पूंजी, एक व्यक्ति अपने जीवन काल में जो पैसा इकट्ठा करता है उसी को क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। कि अपने जो जीवन काल में जो व्यक्ति अपना पैसा इकट्ठा करता है अलग अलग स्रोतों के माध्यम से, उसको क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। कोई व्यक्ति बहुत सारा जो पैसा इकट्ठा करता है और कोई व्यवसाय के माध्यम से करता है, कोई शिक्षित होता है तो डॉक्टर इंजीनियर बनता है उसके माध्यम से करता है। तो जो व्यक्ति अपने जीवन काल में पैसा इकट्ठा करता है, पहले सबसे पहले वो अपने पैसे का क्या करता है, जो उसकी नीड्स होती हैं, जो उसकी आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करता है, ठीक है, अपने बच्चों को पढ़ाता है और जो घर की आवश्यकताएं होती हैं मकान बनवाता है और बच्चों को एजुकेशन देता है, खाने पीने से संबंधित जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं उन पे खर्च करता है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, और जो भी हमारी पर्सनल आवश्यकताएं होती हैं उनको खर्च करता है। इसके बाद जैसे एक व्यक्ति मान लीजिए 10,000 रुपये कमा रहा है, ठीक है, 10,000 रुपये कमा रहा है, तो इसमें क्या होगा कि इसका जो पर्सनल आवश्यकताएं हैं उन पे मान लीजिए 50% खर्च कर देता है। इसके बाद जो 10% खर्च अपना शिक्षा पे करता है, तो इसका कितना 60% हो गया। अब इसका 40% फिर भी बचा, तो 40% का ये क्या करेगा, या तो ये बैंक में जमा कर देगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो करेगा ही करेगा, या बैंक में जमा करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन काल के लिए कुछ ना कुछ स्टोर करके रखता है, कुछ ना कुछ पैसा बचा के रखता है और उसको भविष्य में आने के लिए, और इसको अपनी इनकम को इन्वेस्ट करता है अपनी भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। या तो ये उसको बैंक में जमा करेगा तो क्या होगा कि इससे इसका पैसा बढ़ेगा, ब्याज मिलेगा और इसकी भविष्य में अब पैसा बढ़ेगा तो इसकी इनकम भी बढ़ जाएगी। और
या ये सोना खरीदेगा, या कोई ये मकान खरीदेगा, ठीक है, तो प्लॉटिंग का काम करेगा कि इसमें मकान खरीदेगा, फिर कभी जब महंगा होगा तो उसको बेच देगा, दूसरा खरीदेगा। तो इससे क्या होगा, जो इसका पैसा है, जो इनकम है, ये बढ़ेगी, ठीक है, इनकम है बढ़ेगी। तो ये मानव पूंजी, तो ये जो भी अपना जो अब ये 10,000 रुपये है जो इसकी क्या हुई, ये पूंजी हुई, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ प्लस क्या होता है कि जो एक व्यक्ति होता है परिवार में रहता है, पूंजी, ठीक है, फैमिली में रहता है, फैमिली में रहता है, परिवार में रहता है। तो इसकी 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो होती है जब व्यक्ति परिवार में रहता है, कुछ स्किल्स होती हैं, नॉलेज होती है, ठीक है, ठीक है, नॉलेज बढ़ेगा। दूसरा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ठीक है, एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो ये क्या, ये पैसे के साथ साथ ये तीनों चीज़ें भी आपके मानव पूंजी, इसी को मानव पूंजी सिद्धांत कहते हैं। कि जो देखो पैसा तो हम कमाते ही कमाते हैं, लेकिन अपने जीवन में हम क्या कमाते हैं, स्किल्स भी कमाते हैं, नॉलेज भी कमाते हैं, एक्सपीरियंस भी, हमारे क्या कौशल भी, इसको कौशल बोलते हैं, ठीक है, कौशल, ज्ञान, अनुभव, ठीक है। तो जो हमारा जीवन होता है, हम अपने पूरे के पूरे जीवन काल में एक्सपीरियंस भी हमको बहुत मिलते हैं, जब हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं तो बहुत अलग अलग अनुभव मिलते हैं, और हमारे नॉलेज में भी वृद्धि होती है, ज्ञान में भी वृद्धि होती है, और हमारे कौशल्स भी बढ़ते हैं, हम नई नई काम करने के नए नए तरीक़ों को सीखते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, मानव पूंजी सिद्धांत। यदि इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि आपकी मानव पूंजी सिद्धांत में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो सबसे पहला हुआ आपका स्किल्स, फिर नॉलेज, फिर एक्सपीरियंस। तो मानव पूंजी के सिद्धांत मतलब यही है कि हम लोग व्यवहारिकता में हर चीज़ को, ठीक है, आपका मानव पूंजी सिद्धांत कहता है कि जो उच्च शिक्षा का सीधा संबंध होता है उच्च मानव पूंजी की दक्षता से होता है। यदि उत्पादनता में वृद्धि, तो जो उच्च शिक्षा का हमारा संबंध होता है वो किससे होता है, उच्च मानव पूंजी दक्षता में। यदि हमारे मानव की पूंजी बढ़नी चाहिए, व्यक्ति की पूंजी बढ़नी चाहिए, यानी उसके उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए। इसको जैसे एक इसका डायग्राम बनाते हैं, उसको कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने क्या हुआ कि शिक्षा में, ठीक है, यहाँ पर हमने शिक्षा में बहुत ज़्यादा धन खर्च किया, ठीक है, उच्च शिक्षा में उच्च शिक्षा ली, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या ली, उच्च शिक्षा ली, उच्च शिक्षा में हमने बहुत ज़्यादा धन व्यर्थ किया, यदि निवेश किया, ठीक है, निवेश किया। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे हमको मिलेगा कि जो व्यक्ति होगा इसमें मानव पूंजी उत्पादनता बढ़ेगी, ठीक, उत्पादन में वृद्धि होगी। जैसे कि कोई व्यक्ति ने उच्च शिक्षा ली, उच्च शिक्षा से यदि वो डॉक्टर बन गया, ठीक है, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, ठीक है, इंजीनियर बन गया, तो यहाँ पे क्या होगी, उसकी उत्पादनता में वृद्धि तो होगी ही होगी, क्योंकि उसको पैसा क्या है, ज़्यादा कमाएगा जब ये। लेकिन वो कैसे कमाएगा, क्योंकि उसने उच्च शिक्षा ली। उच्च शिक्षा का सीधा संबंध किससे होता है, मानव पूंजी सिद्धांत कहता है। अभी हम इसको नहीं पढ़ा रहे हैं, इसी को पढ़ा रहे हैं कि मानव पूंजी सिद्धांत कहता है कि उच्च शिक्षा का सीधा संबंध मानव पूंजी की दक्षता से होता है, यानी मानव की उत्पादनता में वृद्धि से होता है, उसमें पूंजी को बढ़ाने से होता है, ठीक है। तो जब हमने डॉक्टर या इंजीनियर बना तो यहाँ पे क्या होगी, उसकी उत्पादनता में वृद्धि होगी, वो ज़्यादा पैसा कमाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि पूरे बाजार में उसकी उत्पादनता बढ़ेगी, ठीक है, श्रम बाजार उत्पादनता में वृद्धि। अभी मैं इसको बता देती हूँ, उत्पादन में वृद्धि। इसके बाद फिर जो यहाँ पे एक जो गोला बनेगा, जिस तरीके से होगा उच्च आर्थिक समृद्धि, उच्च आर्थिक समृद्धि। इसकी 2 डायग्राम मैं बना के आपको बता दूंगी कि पहला डायग्राम आपका ये बना कि जैसे कोई भी व्यक्ति डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ, तो अब इस पर क्या, उसकी उत्पादनता में वृद्धि हुई। जैसे मान लीजिए कि उसने इंजीनियर बना, ठीक है, इंजीनियर बना, उसने ये मार्कर बनाया, ठीक है, इंजीनियर बनने के बाद उसने ये मार्कर बनाया, तो क्या हुआ कि उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा। लेकिन क्या हुआ कि श्रम बाजार में उत्पादनता में वृद्धि, यदि वो मार्कर इस यहाँ पे उसकी ज़्यादा बिकेगा तो वो ज़्यादा बनेगा, उसकी यदि ज़्यादा वैल्यू होगी तो वो ज़्यादा बिकेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि उसकी उत्पादनता में वृद्धि होगी तो वो ज़्यादा करेगा। तो यहाँ पे श्रम बाजार में, तो यहाँ पे श्रम बाजार में वृद्धि हुई। इसके बाद इसका जो उच्च आर्थिक समृद्धि होगी, तो ये सामाजिक स्तर से ही ये तो समृद्ध होगा ही होगा। इसकी जो व्यक्ति ये डॉक्टर बना, इसकी आर्थिक स्थिति में तो सुधार होगा ही होगा, साथ साथ सामाजिक स्थिति भी इसकी अच्छी होगी और हमारे राष्ट्रीय निर्माण भी अच्छा होगा। कि जैसे क्या होगा कि जब ये होगा
ये कोई चीज़ बनाएगा तो ये केवल अपने ही लिए नहीं बनाएगा, अपने लिए तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ में जो और टीचर्स होंगे और इंजीनियर्स होंगे और डॉक्टर्स होंगे, जो और इसके साथ के इंजीनियर्स होंगे, वो भी इस चीज़ को सीखेंगे, वो भी इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें ठीक है, तो यहाँ पे यही कहते हैं कि उच्च शिक्षा निवेश। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं कि जब हम उच्च शिक्षा में जितना अधिक निवेश करेंगे, जैसे यदि हम अपनी शिक्षा में ज़्यादा निवेश करेंगे तो वो व्यक्ति डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएगा, यदि कम निवेश करेंगे तो वो व्यक्ति की और कोई जॉब मिल जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं कि जो हमारे भारत में IIT इंजीनियर कॉलेज हैं, उससे जो व्यक्ति IIT करता है, BTech करता है, तो उसको जल्दी जॉब मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्या, वहाँ की शैक्षणिक गुणवत्ता अच्छी है, लेकिन वहाँ पर हमको पैसा अधिक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो उच्च शिक्षा दी जाती है, ठीक है, उच्च शिक्षा में वृद्धि, कि हम जितनी अधिक उच्च शिक्षा लेंगे, जितनी अच्छी शिक्षा हमारी होगी, उतनी हमको उत्पादन क्षमता अधिक होगी। जो IIT कॉलेज से इंजीनियर होता है, जो IIT कॉलेज से अपनी शिक्षा प्राप्त करता है, वो कैसा, वो अधिक उत्पादन युक्त होता है, वो उसको जल्दी जॉब मिल जाती है और उसको पैसा जल्दी मिलने लगता है। तो यही है कि हमारे इसका मानव पूंजी सिद्धांत का यही मतलब है कि हमको उच्च शिक्षा में, इसका मेन वही है कि हमको उच्च शिक्षा के द्वारा मानव पूंजी उत्पादनता में वृद्धि, मेन फोकस इनका यही है कि हमारी जितनी अच्छी उच्च शिक्षा होगी उतना अधिक उत्पादन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहती है कि जब हम अपनी जैसे शिक्षा में कोई भी चीज़ें ये बनाते हैं, तो जब डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, तो इनकी उत्पादनता में वृद्धि हो जाती है। लेकिन यहाँ पे इनको शिक्षा में कैसा ज़्यादा निवेश करना पड़ता है, उच्च शिक्षा होनी चाहिए इनकी। यहाँ पे जब ये शिक्षा में निवेश करेंगे तभी तो ये डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, तो इनकी उत्पादनता में वृद्धि होगी। इसके बाद केवल ये डॉक्टर इंजीनियर केवल अपने लिए ही नहीं बनेंगे, इसके बाद बाजार में जो इनकी वैल्यू होगी वो अधिक होगी, तो फिर ये इनका जो निर्माण होगा वो सामाजिक एवं राष्ट्रीय निर्माण में ये सहायक होंगे। क्योंकि जो उच्च शिक्षा जितने लोग लेंगे वो डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे, तो केवल वो अपने लिए ही तो थोड़ी बनेंगे, अपने लिए ही तो केवल बनेंगे नहीं, उनको केवल क्या होगा, उनको वहाँ पे पैसा मिलेगा, उनकी उत्पादनता में वृद्धि होगी। लेकिन जो इसका लाभ किसको होगा, हमारे राष्ट्र को होगा, हमारे समाज को होगा। तो यहाँ पे क्या होगी, हमारी आर्थिक स्थिति में भी वृद्धि आएगी, इनकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि आएगी और हमारा राष्ट्रीय विकास भी होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये कहते हैं कि हमारे जो उच्च शिक्षा का संबंध, सीधा उच्च शिक्षा का संबंध मानव पूंजी दक्षता से होता है कि हम जितना अच्छा उच्च शिक्षा लेंगे, जितना अधिक शिक्षा पे व्यय करेंगे, उतना हमारा उत्पादन अधिक होगा। तो यहीं पे आपका ये चीज़ सामने आती है कि जितना अधिक हम अपनी शिक्षा में व्यय करेंगे, जितनी अच्छी हमारी शिक्षा होगी, उतना ही हमारा उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन अब तो लोग क्या, अब तो पोजीशन ये भी है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बहुत सी लग्जरी लाइफ जो होती है वो नहीं जीते हैं, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इससे हमारे उत्पादन में वृद्धि होगी। भविष्य में हमारा बच्चा यदि अच्छा सफल हो जाएगा तो उसकी लाइफ कैरियर बन जाएगा। ठीक है, अब हमको बात करनी है संकेतन सिद्धांत। संकेतन सिद्धांत क्या होता है? ठीक है, मानव पूंजी सिद्धांत में आपके अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, कई लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया। यदि इनके नाम पूछे जा सकते हैं कि किन किन लोगों ने मानव पूंजी सिद्धांत के बारे में बात की है, तो अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, एडम स्मिथ, मिन्सर और आपके सुल्ज। ठीक है, कई लोग हैं जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया है। ठीक है, तो मानव पूंजी सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा कि मानव पूंजी सिद्धांत क्या होता है। इसके बाद आपका आता है संकेतन सिद्धांत। ठीक है, संकेतन सिद्धांत, सिग्नलिंग थ्योरी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिग्नलिंग थ्योरी। ठीक है, यहाँ पे ये कहते हैं कि जो उच्च शिक्षा होती है वो व्यक्ति का क्या, उच्च शिक्षा जो व्यक्ति का केवल संकेतन करती है। उच्च शिक्षा होती है व्यक्ति का क्या, संकेतन करती है, संकेतन करती है। संकेतन से जैसे इसका मतलब समझने कि जैसे संकेत देना, किसी भी चीज़ का संकेत देना। यदि हमको जैसे कोई भी काम करने होते हैं तो हम संकेत देते हैं। जैसे कहीं हम रोड पे जा रहे होते हैं तो हमको कैसे पता चलता है कि हमको रुकना है या चलना है, या जैसे हमको डस्टबिन में हम कूड़ा डालने जाते हैं तो हमको कैसे पता चलता है कि कौन सा गीला कूड़ा कहाँ डालना है और सूखा कूड़ा कहाँ डालना है। तो
क्या संकेत रहते हैं उसके। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं सिग्नलिंग थ्योरी। ये कहते हैं कि जो उच्च शिक्षा होती है वो केवल मानव पूंजी का संकेतन करती है। ये जैसे हम इसमें आता है कि जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं वो डिग्रियों के माध्यम से ही तो पता चलता है, डिग्री को दिखाकर ही तो हम कह सकते हैं कि हमने इतनी, यानी जो डिग्रियाँ क्या होती हैं हमारे एजुकेशन का संकेत होती हैं, ठीक है, संकेत होती हैं। यदि हमारे पास जो हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, डिग्रियाँ नहीं है, तो क्या कोई हम किसी को हम बता सकते हैं कि हमने नेट क्वालिफाई किया है या हमने JRF किया है या हमने PhD की है, किसी को बता सकते हैं, या हमने MA किया, MEd किया, कुछ भी नहीं बता सकते हैं। तो जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो डिग्री होती है, वो कहते हैं संकेत होते हैं। तो इसीलिए ये कहते हैं कि जो उच्च शिक्षा होती है मानव पूंजी का संकेतन करती है। इससे जैसे क्या होता है कि इसका जैसे मीन्स है कि जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में कई असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती हैं, ठीक है, या कहीं और वैकेंसीज निकलती हैं, तो उसमें होता है कि आपको ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यदि कहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है तो ठीक है, तो एक पर्सन होगा जो यहाँ पे क्या होगा, MA करे होगा, PhD करे होगा, ठीक है, और इसके पास एक्सपीरियंस भी होगा, ठीक है, एक्सपीरियंस भी होगा, और एक होगा MA करे होगा, BA करे होगा, और इसके पास एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, या एक्सपीरियंस नहीं होगा, 0 होगा। तो इसमें से जब असिस्टेंट प्रोफेसर के, और यहाँ पे केवल इन्होंने बोला है कि इस फॉर्म के लिए कि हमको MA एलिजिबिलिटी चाहिए, ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए कि केवल हमको MA एलिजिबिलिटी चाहिए, MA होना चाहिए, तो वो जो हमको असिस्टेंट प्रोफेसर में चुन लिए जाएंगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या, MA मांग ली। लेकिन इसके बाद जब जो फॉर्म भरे जाएंगे तो उनको ये किस तरीके से चुनेंगे, तो बताइए आप इसको लेंगे या इसको लेंगे, किसको लेंगे? तो सभी लोगों का कहना होगा कि ये इनको लेंगे, क्योंकि इन्होंने MA किया हुआ है, PhD की हुई है, प्लस इनके पास एक्सपीरियंस भी है 1 साल का या 2 साल का, ठीक है। इन्होंने MA भी किया हुआ है, BA भी किया हुआ है, और एक्सपीरियंस भी नहीं है इनके पास, केवल इन्होंने MA BA किया हुआ है, PhD नहीं की है, और इनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो ये हमको कैसे पता चलता है, कैसे हम इसको हटा देंगे और कैसे इनको ले लेंगे? ये क्या है, यही तो साइन है, यही तो सिग्नलिंग थ्योरी है कि हमको संकेत है, यही तो संकेत है। संकेत के माध्यम से हमारी जो शिक्षा की जो पूंजी होती है, मानव पूंजी होती है, इसको कैसे सिग्निफिकेंस के, सिग्नलिंग के द्वारा, मतलब संकेत के द्वारा हम वो कर सकते हैं। जैसे बाज़ार में कोई भी चीज़ होती है, ठीक है, मार्केट में जैसे कह दिया जाता है कि हम कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमको रिज्यूम लेके जाना है, ठीक है। तो रिज्यूम में कैसे किसी को चुन लिया जाता है और कैसे किसी को हटा दिया जाता है, केवल हमारे रिज्यूम क्या होते हैं, संकेत होते हैं, संकेत के माध्यम से। कि मतलब इनका यही कहना है कि जो हमारी शिक्षा होती है वो संकेत के माध्यम से होती है, और उच्च शिक्षा का संकेतन करती है। केवल जो हमारी शिक्षा है, जो हमारी डिग्रियां हैं, वो हमारी जो मानव की पूंजी होती है उसका संकेत करती हैं। हमारी शिक्षा ही हमारी पूंजी होती है। लेकिन इसका क्या, श्रम उत्पादनता में इसमें वृद्धि नहीं होती है। कि क्या होगा कि यदि हम मार्केट में जाएंगे, जैसे हम फेसबुक पे नहीं, या अपने इंस्टाग्राम चैनल पे, या अपने फेसबुक में, या उसमें चैनल बना के डाल देते हैं कि जैसे किसी को जॉब में ज़रूरत होती है तो हम अपना बायोडाटा डाल देते हैं, तो कैसे पता चलता है कि कोई पर्सन क्या क्या कर रहा है? इसी को, ये शिक्षा जो होती है भाई, यही तो संकेतन होती है, यही मानव की पूंजी होती है। इसी को संकेतन के माध्यम से व्यक्त किया है। यहाँ पे मानव पूंजी सिद्धांत कहा गया है, और इसी को संकेतन सिद्धांत के, जो मानव की पूंजी होती है शिक्षा से रिलेटेड, जो इसके पास जितनी भी डिग्रियां हैं, जो भी डिप्लोमा है, वो शिक्षा से रिलेटेड है। और यहाँ पे इसने इनको कार्य को, अनुभव को भी माना है, ठीक है। यहाँ पे जो डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, इसके कार्य अनुभव, श्रम उत्पादनता में वृद्धि होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इनकी वैल्यू बढ़ती है, कि जैसे इन्होंने वैल्यू के रूप में यहाँ कर लिया है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है और इसकी वैल्यू कम है, इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ज़्यादा उच्च शिक्षा ली हुई है, इनकी डिग्रियां ज़्यादा हैं और इनकी कम है। इसके बाद यहाँ पे हम मान लें कि इन्होंने MA किया और इन्होंने भी MA किया, इन्होंने मान लीजिए PhD की, ठीक है, PhD की, लेकिन इनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है और इनका एक्सपीरियंस, दोनों का एक्सपीरियंस मान लीजिए कि केवल इनका एक्सपीरियंस 2 साल का और इनका भी एक्सपीरियंस 2 साल का है। यदि मान लीजिए इनका एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर किसको लेंगे, फिर किसको लेंगे?
फिर किसको लेंगे, फिर भी इन्हीं को लेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस के तौर पे यदि देंगे, इनके कार्यानुभव को देंगे, तो जो मानव पूंजी सिद्धांत होती है कि जो हम एक्सपीरियंस किस में, अपने मानव पूंजी सिद्धांत में अपने एक्सपीरियंस को भी महत्व देते हैं। मान लीजिए कि केवल इसमें MA PhD है और इन्होंने MA PhD प्लस एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो किसको देंगे, एक्सपीरियंस में मानव पूंजी सिद्धांत होता है और हमारा संकेतन सिद्धांत हमारी डिग्रियां होती हैं। ठीक है, संकेतन सिद्धांत हमें डिग्रियों के माध्यम से हमारी वैल्यू को आंका जाता है कि मार्केट में इसकी कितनी कीमत है। ठीक है, जो बाजार में यदि हम किसी जॉब के लिए जाते हैं तो क्या हम अपने संकेतों को लेकर ही जाते हैं। संकेत क्या है, हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसी को संकेतन सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो ये सिद्धांत हमारा डिग्रियों को महत्वपूर्ण मानता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लें कि जैसे जो एक व्यक्ति होता है, ठीक है, वो MA करता है, PhD करता है और MEd करता है और इसके बाद भी उसको जॉब नहीं मिलती है। ठीक है, जॉब नहीं मिलती है, तो क्या होता है कि ये इनके माध्यम से कि ये व्यक्ति जो अपने उच्च शिक्षा की वो प्राप्त करता है, यदि वो उसमें असफल हो जाता है, ठीक है, इस जीवन काल में वो जो इतनी पढ़ाई करता है, इस जीवन काल में यदि उसको डिग्री नहीं मिलती है, फाइनल रूप से उसको डिग्री नहीं मिलती है, PhD की डिग्री नहीं मिलती है, MA की डिग्री नहीं मिलती है, यानी वो 2 साल MA करता है, ठीक है, और MA के एग्ज़ाम में फेल हो जाता है। ठीक है, फेल हो जाता है, तो उसको ये यदि डिग्री नहीं मिलती है तो क्या होता है कि वो उच्च उत्पादन क्षमता नहीं रखता है, उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं होती है। यदि उसके क्योंकि यहाँ पे ये संकेतन सिद्धांत में कहते हैं कि यहाँ पे मानव की जो डिग्रियाँ होती हैं वही मानव पूंजी होती है, इसी को संकेतन कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पे मानव पूंजी सिद्धांत में क्या होता है कि यहाँ पर 2 साल में भले उसने जो MA किया, ठीक है, लेकिन उसको डिग्री नहीं भी मिली। ठीक है, लेकिन जो इसमें 2 साल के अंदर जिसके जो कार्यानुभव थे, जो स्किल्स थी, जो नॉलेज थी, जो एक्सपीरियंस था, वो तो इसको मिला, तो इसको मानव पूंजी में मानते हैं, ये मानव की पूंजी है। लेकिन यहाँ पे जो संकेतन सिद्धांत में इसको नहीं मानते हैं, ये कहते हैं ये केवल जो हमने MA किया, ये PhD किया, यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट है वो ही अंतिम निष्कर्ष को ही ये फाइनल मानते हैं और जो मनुष्य की पूंजी मानते हैं, मानव का संकेत मानते हैं कि इसके माध्यम से ही हमको जॉब मिलेगी, क्योंकि 2 साल में हमने क्या किया, हमारे पास कितना एक्सपीरियंस है, ये कोई नहीं देखेगा। और बात ये सही भी है। तो यही है कि जो संकेत के माध्यम से ये हमारी डिग्रियों को महत्वपूर्ण मानते हैं, उसके बीच में हमारे कार्यानुभव को, स्किल्स को और जो एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज को, ये महत्वपूर्ण नहीं मानते। अंतिम रूप से निष्कर्ष को महत्वपूर्ण मानते हैं कि यदि हमने 2 साल में B.Ed किया, ठीक है, 2 साल में B.Ed के बाद यदि हम B.Ed में फेल हो जाते हैं तो हमारी जो उत्पादन क्षमता है वो उत्पादन क्षमता बेकार है, श्रम उत्पादन की क्षमता हम नहीं कर सकते। यदि हम किसी भी फील्ड में योग्य नहीं हैं, हमारे पास कोई भी मानव की पूंजी नहीं है, वो बंदा बेकार होता है, मतलब किसी भी क्षेत्र में उत्पादन क्षमता नहीं कर सकता है, वो पैसा नहीं कमा सकता है। और यदि वहीं पे वो 2 साल B.Ed उसने किया, यदि 2 साल घर बैठे उसने B.Ed किया, यदि उसके पास B.Ed की डिग्री है तो वो उत्पादन क्षमता रखता है, वो अपनी B.Ed के माध्यम से जॉब ले सकता है और उत्पादन में अपनी वृद्धि कर सकता है। तो ये इसी को मानते हैं और यहाँ पे ये मानव पूंजी में आपके स्किल्स को भी, नॉलेज को भी और एक्सपीरियंस को भी मानते हैं। और इसके माध्यम से ये जो व्यक्ति होते हैं उससे समाज का निर्माण होता है, आर्थिक उत्पादन में वृद्धि होती है और इससे राष्ट्रीय विकास होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि जो मानव पूंजी सिद्धांत क्या होता है, कि मानव पूंजी सिद्धांत में ये जो पैसे के साथ साथ जो और चीज़ें हमको मिलती हैं, एक्सपीरियंस, ज्ञान और आपका स्किल्स, कौशल, जो और चीज़ें भी हमको मिलती हैं वो भी मनुष्य की पूंजी होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, केवल और केवल जो हमको डिग्रियाँ मिलती हैं जिसके माध्यम से मनुष्य की पहचान की जाती है, हम केवल डिग्रियों के माध्यम से ही मनुष्य की पहचान कर सकते हैं। यदि उसने MA PhD और MPhil सब कुछ किया है तो वो मार्केट में अच्छी उत्पादन क्षमता रखता है, वो श्रम बाजार में उत्पादन क्षमता अच्छी रखता है। यदि उसने ये सब नहीं किया हुआ है तो वो कितना भी योग्य व्यक्ति है, उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं होती है। ये दोनों कहते हैं। तो ये दोनों सिद्धांत आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनके क्वेश्चंस भी आपके काफ़ी आए हुए हैं आपके पुराने पेपर में, उनको भी मैं यहाँ पे करवा दूँगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, आगे की बात करेंगे हम अपने